नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 27 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो अगर आपने ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का नहीं देखा है पूरा प्लेलिस्ट तो शुरू से ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि शुरू से देखिएगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, जो हम लोग इसके पीछे वाले सेशन में जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियाँ, ठीक है। तो जो वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो वायुमंडलीय दाब हो गया, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, उसके बारे में बात करेंगे, पवन के बारे में बात करेंगे, और जो वायु राशियाँ हैं इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे आने वाले जो भी एग्जाम है, जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें। तो वो सब चीज़ इसमें हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिया गया है वायु दाब। तो चलिए हम लोग पहले वायु दाब को समझते हैं, यानी कि जो एयर प्रेशर होता है, ठीक है। तो सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिमी यानी कि मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो अगर हम सामान्य दशाओं में देखें तो जो समुद्र तल है, यानी कि जो सी लेवल है, उस पर जो वायु दाब के पारे होते हैं, कितना होता है, तो 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। अगर हम बात करें इसके बारे में कि जो वायु दाब है, यानी कि एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसको मेजर कैसे करते हैं, बहुत बार ये चीज़ पूछा जाता है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको याद भी होना चाहिए। तो बैरोमीटर नाम का एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, वायु दाब को मेजर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वायु दाब को मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि बैरोमीटर हम कहाँ देखेंगे? तो आप बाइक वगैरह चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, ठीक है? तो या फिर जो कार वगैरह होता है, तो जब हम लोग उसमें उसके टायर में हवा फ़िल करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा कि पहले वो हवा चेक करता है कि कितना उसके अंदर हवा है। तो जिस उस यंत्र का जो इस्तेमाल कर रहा होता है, वही होता है बैरोमीटर, क्योंकि जो टायर के अंदर का हवा का प्रेशर वो मेज़र करता है कि इसके अंदर का प्रेशर कितना है, ठीक है? आगे अगर हम बढ़े तो इसमें आगे क्या दिया गया है, चलिए उसको समझते हैं। तो आगे दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये क्या करता है कि जो हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि आने वाला जो कल है, ठीक है, 2 घंटा 4 घंटा बाद क्या हो सकता है मौसम, उसका पहले से अनुमान लगाया जाता है। तो उसमें जो वायुमंडलीय दाब होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होता है, ठीक है? तो प्रेशर जब भी मेजर किया जाता है वो बार में किया जाता है कि कितना बार हुआ, मतलब प्रेशर है वो बार में उसका मतलब दाब इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है, बार होता है। और एक बार की बात करें तो एक बार को किससे लिखेंगे, 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिजिक्स आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, पी इज इक्वल टू एफ अपन ए होता है, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू एफ अपन ए होता है, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स का न्यूटन में मेजर करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में करते हैं, तो इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, जो चीज़ हमने आपको यहाँ पे बताया। तो ये एक बेसिक फिजिक्स है, ये सब चीज़ें 11th में ढंग से पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको यूनिट वगैरह अच्छे से बताया जाएगा, किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का यूनिट निकालेंगे। तो वो सब 11th क्लास के फिजिक्स में बहुत सही तरीके से बताया जाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समदाब रेखा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, समदाब रेखा के बारे में, कि समदाब रेखा क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हम लोग समझते हैं। तो दिया गया कि वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाती है, समदाब रेखा, यानी कि आइसोबार कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये एक कल्पित रेखा यानी कि काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जो क्या करती है, समुद्र तल के बराबर, यानी कि जो समुद्र सी लेवल होता है उसके बराबर जो भी समान वायु दब होते हैं उसके मतलब घटाए हुए जो स्थान है, ठीक है, उसको मिलाने का काम करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समदाब रेखा कहते हैं, ठीक है। वायु दाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो अगर हम जो भी एयर प्रेशर है इसको जब हम लोग मैप पे देखते हैं, ठीक है, कहाँ पे, मानचित्र पर, तो किस चीज़ से इसको दर्शाया जाता है, डिनोट कराया जाता है, तो समदाब रेखा से इसको डिनोट कराया जाता है। दूरी की प्रति
इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता, ठीक है। जो दूरी की प्रतीक है, यानी कि कितना यूनिट पर जो मतलब दाब घटता है उसको दाब प्रवणता यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट यानी कि कोई भी चीज़ घट रहा है, ग्रेडियंट कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है, यानी कि जो समदाब रेखा हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि जो समदाब रेखा है जो एक दूसरे के पास होती है, काफ़ी करीब करीब होती है, तो दाब प्रवणता अधिक होती है। तो वहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक ये हो गया और एक ये लाइन हो गया, तो ये दोनों बीच और फिर एक यहाँ हो गया। तो ये जो दो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो दो लाइन दिख रहा है इसके बीच में क्या होगा? जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या होगी? अधिक होगी। परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तब दाब प्रवणता कम होगी। तो सीधा सीधा समझिए कि जब एक दूसरे से दूर होगी तो कम होगी और पास में होगी तो ज़्यादा होगी। क्या? तो प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिया गया है पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पृथ्वी के धरातल पर तो कितने वायुदाब कटिबंध हैं? तो 4 हैं। ठीक है, कितने हैं? तो 4 हैं। चारों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या दिया गया है? तो सबसे पहला दिया गया है विषुवत रेखीय निम्नदाब। क्या है? विषुवत रेखीय निम्नदाब। उसके बाद हम लोग आगे फिर इसके बारे में जानेंगे। तो पहले इसको डिटेल में समझ लेते हैं। पहला क्या है? विषुवत रेखीय निम्नदाब। तो यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। ये क्या है? यह पेटी क्या है? जो भूमध्य रेखा है उससे 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पूरे साल क्या होता है? जो सूरज की किरण होती है वो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। तो कोई भी डायरेक्ट अगर कोई लाइट डायरेक्ट आपके फेस पे ऐसे डाला जाए, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे फेस पे आपके डाला जाए, मेरे ही फेस पे इस तरीके से लाइट डाला जाए तो ज़्यादा हमको इफेक्ट करेगा। लेकिन वही साइड से अगर कोई लाइट आ रहा है तो उतना हमको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर कम हमको लगेगा। ठीक है, और तो सामने से क्या पड़ रहा है? लंबवत पड़ रहा है। इस वजह से क्या होती है कि वहाँ का तापमान हमेशा कैसा होता है? ऊंचा होता है। जिस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर को उठती है। तो आपको हमेशा पता होगा कि हल्की चीजें ऊपर उठती है। ठीक है, तो क्या होती है? हल्की चीजें ऊपर उठती है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि इस कटिबंध में, ये जो कटिबंध है यहाँ पे जो धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, यहाँ पे जो मतलब क्षैतिज यानी कि जो हॉरिजॉन्टली नहीं चलता है, बल्कि क्या होता है कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की 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 होकर ऊपर उठती है। ठीक है, जब हल्का हो जाएगा कोई भी हवा तो वो ऊपर जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा होगा बैलून में अगर हीलियम गैस डाल देते हैं, हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो वो काफ़ी ऊपर उड़ने लगता है। क्या होता है? ऊपर उड़ने लगता है, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर होता है वो काफ़ी भारी होता है उसके कंपेरिजन में। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हल्का वो चीज़ें ऊपर होने लगता है। ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बचपन से देख रहे हैं कि गुब्बारा जो होता है हाइड्रोजन वाला वो क्या होता है? ऊपर जाने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस काफ़ी हल्का होता है, लाइट वेट होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो वायु हल्की होती है ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं को जन्म होता है। तो क्या होता है? वहाँ से क्या होता है कि जो संवहनीय धाराएं होती है उनका जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। तो डोलड्रम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि डोलड्रम होता क्या है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डोलड्रम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मैप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैप दिया गया है तो यहाँ पे सब दिया गया है। विषुवतीय निम्न हो गया, उपोष्ण निम्न हो गया, ध्रुवीय निम्न हो गया, ध्रुवीय उच्च हो गया और इसी तरह ध्रुव उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय निम्न और ध्रुवीय उच्च हो गया। तो ये पूरा डिग्री वाइज यहाँ पे दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है। तो चलिए नोट को हम लोग समझते हैं कि नोट में क्या दिया गया है। तो नोट की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है। तो जो पृथ्वी जो घूमती है सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो विषुवत रेखा पे होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर क्या होता है? जो उसका वेग होता है घूर्णन का वो सबसे ज्यादा होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? एक बल होता है अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने सुना होगा। तो यहाँ पे अपकेंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है अधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ परे ढकेलती है। इसके कारण भी यहाँ पर वायु दाब कम होता है। तो क्या करती है कि वायु को पृथ्वी के पृष्ठ पर परे ढकेलती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है? वायु दाब जो होता है वो कम होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। तो आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा क्या है? तो उपोषण उच्च वायु दाब। ठीक है, दूसरा हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में? तो उपोषण उच्च वायु दाब के बारे में बात करेंगे, जो सेकंड यहाँ पे दिया गया है। तो इसको अब समझते हैं एक एक करके। तो दिया गया कि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से
35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। यहाँ उच्च दाब होने के दो कारण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च दाब होने का क्या होता है, दो कारण है, दोनों कारण एक एक करके समझेंगे, दोनों कारण क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जब भी चीजें आपको पूछना हो जरूर पूछिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे आपके सवालों का सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो आगे दिया गया यहाँ पे कि विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली जो वायु ठंडी और भारी होकर कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। तो क्या होता है कि जो विषुवत रेखीय कटिबंध है वहां से गर्म होकर जो भी हवा है उठने वाली है, वो क्या होती है, वो वायु ठंडी और भारी हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, वो बाद में जाके क्या होता है, ठंडी और भारी हो जाती है और कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है। तो जो कर्क रेखा है उससे 35 डिग्री जब अक्षांश पर पहुंचते हैं तो उसके बाद वो नीचे उतरती है और उच्च वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। दूसरा दिया गया कि पृथ्वी के दैनिक गति के कारण जो पृथ्वी का जो डेली रोटेशन रहता है, घूमता है, उसके वजह से क्या होता है कि उप ध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है। तो डेली रोटेशन जो हो रहा है, उस मोशन पृथ्वी का हो रहा है, घूम रहा है, उसके वजह से क्या होता है कि जो उप ध्रुवीय क्षेत्र है वहां से वायु विशाल राशियां जो होती है कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है और वहां से उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाती है। तो उच्च वायुदाब कहाँ से उत्पन्न होती है, तो जब पृथ्वी दैनिक गति करती है उप ध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल जो राशियां है वो कर्क तथा मकर रेखा पे 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाता है और उसी वजह से उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, चलिए इस नोट को हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि विषुवत रेखा से 30 या 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती है। तो जो विषुवत रेखा है उससे लेकर 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में क्या होता है, जो अक्षांश है उसके मध्य दोनों गोलार्ध है उसके उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती है और इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो विषुवत रेखा उससे 30 डिग्री और 35 डिग्री जो है अक्षांश उसके बीच का जो गोलार्ध है उसमें उच्च वायुदेव की जो हाई प्रेशर है, एयर प्रेशर, उसकी पेटियां उपस्थित होती है और उस वायु उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में फलदार जलयानों से लादकर घोड़े भेजे जाते थे। तो इसका कारण क्या है कि जो मतलब मध्य युग था उस समय क्या होता था कि यूरोप में खेती के लिए जो पश्चिमी द्वीप समूह है वहां से पालदार जलयानों में लादकर घोड़े भेजे जाते थे। प्राय इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। तो इसलिए किया जाता था और मतलब घोड़े को समुद्र में भी फेंक दिया जाता था। रीजन क्या था कि जो मतलब अक्षांशों के बीच जो वायु होता था उसको शांत रखने के लिए, जो एयर है उसको कंट्रोल में करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या कि जब कठिनाई होने लगती थी तो जलयानों का जो भार था वो हेवी हो जाता था, घोड़ा लादा दिया जाता था और जब वहां पे दिक्कत होने लगती थी तो उस घोड़े को समुद्र में फेंक दिया जाता था। ये कुछ भी फेंक सकते थे लेकिन पता नहीं ये लोग इतना चालाक क्यों थे कि घोड़े इसलिए फेंक देते थे क्योंकि नाव तक का सफर करने के लिए घोड़ा लेकर जाते थे, ठीक है। इसलिए आप कोई और भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, घोड़ा को ही फेंक देते थे, इनके लिए घोड़ा ही शायद सस्ता हुआ करता था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो दिया गया थर्ड और फोर्थ को अब समझेंगे। तो पहला है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। क्या दिया गया है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो इसको अगर हम बात करें तो 45 डिग्री उत्तरी अच्छा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः अंटार्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच क्या होता है, निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो निम्न वायुभार है उसकी पेटियां पाई जाती है जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं किसको, जो 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से अंटार्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के बीच, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के बीच क्या होता है, जो निम्न वायुभार की पेटियां होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां। उसके बाद होता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की बात करें तो 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये फिगर में दिया गया है, जो यहाँ पे ये पिक्चर दिया गया है इसमें सब चीज़ समझाया गया है। यहाँ पे देखिए ध्रुवीय उच्च हो गया, ध्रुवीय निम्न हो गया, उप ध्रुवीय,
उपोष्ण उच्च हो गया, विषुवतीय निम्न हो गया, उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय निम्न और ध्रुवीय उच्च। तो ये पूरा यहाँ पे समझाया गया है और यहाँ पे इसका दिया भी गया डिग्री वगैरह। तो वही चीज़ यहाँ से आपको समझना था, ये चीज़ आपने समझ लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग आगे बात करेंगे पवन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो पवन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पवन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? या फिर इसे देख लेते हैं पहले कि पवन का जो कितना बच्चा है आगे पढ़ना है। तो पवन, यहाँ पवन, ठीक है? तो पवन जो है काफ़ी लंबा, इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है? पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, तो ये सब चीज़ काफ़ी लंबा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आने वाले सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो लेक्चर है 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। और जो जीएस वगैरह है ना, जब 15 से 20 मिनट तक ही एक बार में आप पढ़िए, उससे ज़्यादा अगर ज़्यादा समय लगेंगे तो होता ये है कि हमें बोरिंग फील होने लगता है। क्या करेंगे, आने वाले सेशन में हम लोग पवन पढ़ेंगे। तो इसको आज यहीं पे रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।